हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनूप खान के फैक्टोरियल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम किसी एक टॉपिक को फैक्ट के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में किया था, जहां हमने आपसे जिक्र किया था कि बीसीसीआई में दादा की दादागिरी कैसे और किसने खत्म की। अगर ये एपिसोड आपने मिस कर दिया हो तो जाकर जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। अब बात आज के एपिसोड की करते हैं। कुछ साल पहले हमारे देश में एक नेता थे जो खांसी के लिए फेमस थे। अब खांसी का सिरप फेमस हो गया है। ये भारत तो छोड़िए, पूरी दुनिया में फेमस हो गया, लेकिन सही और अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि बुरे और गलत कामों के लिए। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में गांबिया में हुए 79 बच्चों की मौत। इन मौतों का जिम्मेदार भारत के एक कफ सिरप को बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बने कफ सिरप पीने से इनकी मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। इन कफ सिरपों को 4 अलग अलग ब्रांडों के तहत अफ्रीका निर्यात किया गया था। WHO का कहना है कि मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बने इन सिरप में डाइथिलीन ग्लूकोल और इथिलीन ग्लूकोल की मात्रा तय मानकों से अधिक थी, यानी कि स्टैंडर्ड लेवल से ज्यादा थी, जो कि घातक हो सकता है। वहीं WHO का यह भी कहना था कि ये चारों कफ सिरप दूषित थे और इनका उपयोग यानी कि सेवन करने से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, पेशाब में परेशानी और मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे लक्षण देखे गए, जिनसे मौत भी हो सकती। वहीं इस पूरे मामले पर मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का यह कहना है कि उसने उत्पादन प्रक्रिया में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रोटोकॉल का सही से पालन किया। वो इस घटना से हैरान है और दुखी भी। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन कर दिया, मगर इस एपिसोड के तैयार होने तक उसने अपनी रिपोर्ट अभी नहीं सौंपी। लेकिन इस पूरे मामले से हुआ क्या? इस मामले से यह हुआ है कि भारतीय दवा उद्योग और भारतीय दवा कंपनियां एक बार फिर सुर्खियों में आ गई, कटघरे में खड़ी हो गई हैं और सवालों के चक्रव्यूह में गिर गई हैं। मैं एक बार फिर क्यों बोल रहा हूं, यह हम बाद में जानेंगे। पहले हम यह समझते हैं कि भारत टीके के निर्माण में अग्रणी देश है और जेनरिक दवाइयों का भी बड़ा उत्पादक देश है। जेनरिक दवाइयां कीमत में सस्ती होती हैं, यानी कि आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालती, और ब्रांडेड दवाइयों की तरह ही प्रभावशाली होती हैं, कि यानी कि जैसे ब्रांडेड दवाइयां आपके शरीर पर इंपैक्ट और इफेक्ट करती हैं, ठीक वैसे ही ये जेनरिक दवाइयां भी करती हैं। वैश्विक स्तर पर 20% जेनरिक दवाइयों की आपूर्ति भारत करता है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स का यह कहना है कि भारत की निर्यात हिस्सेदारी आने वाले समय में यूं ही बढ़ते रहेगी और अगले 1 साल में भारत का दवा व्यापार 60.9 अरब मूल्य का हो जाएगा। लेकिन सवाल यही, क्या यह पहला ऐसा मौका है जब ऐसा हादसा हुआ है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत भी नहीं। 2 साल पहले चलते हैं पीछे, जब डिजिटल विजन नाम के एक कफ सिरप को पीने से जम्मू कश्मीर के 17 बच्चों की मौत हो गई थी। जब जांच की गई तो पता चला कि इस कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लूकोल की मात्रा ज्यादा थी, जिसका जिक्र WHO ने गांबिया हादसे में भी किया है। इसके बाद क्या, सरकार ने इसके उपयोग पर रोक लगा दी और साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि हम उन्हीं कफ सिरपों का उपयोग करेंगे जिसमें डाइथिलीन ग्लूकोल और इथिलीन ग्लूकोल नहीं प्रयोग किया जाएगा। अब सवाल ये कि क्या ये रूल केवल इंडिया के लिए था? अगर हाँ, तो फिर ये एक गंभीर समस्या है। हम डबल स्टैंडर्ड कैसे अपना सकते हैं कि हम अपने देश, अपने बच्चों और अपने लोगों के लिए एक अलग नियम लागू करते हैं और बाहर दवाई निर्यात करने के लिए एक अलग नियम लागू करते हैं? क्या हमारे बच्चों की, हमारे देश के लोगों की जान की कीमत बाहर की जान के बच्चों और लोगों की कीमत से ज्यादा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? कहां चूक हुई है
कौन इसकी जवाबदेही तय करेगा? ये सवाल, इसके जवाब मिलना जरूरी है। अब चलते हैं 2016 में। यहां पर भी 2 दवा कंपनियों को डायबिटीज की नकली दवाई निर्यात करने का दोषी पाया गया। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी कि एफडीआर ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड और विनेब्री की जांच की। इन दोनों कंपनियों की जांच करने में पता चला कि इन दोनों कंपनियों के बीच दवाइयों के निर्माण और निर्यात में करार था और ये दोनों ही कंपनियां डायबिटीज की दवा मैग्नेफोर्विन हाइड्रोक्लोराइड की अवैध तौर से रीब्रांडिंग कर रही थी। इन दवाइयों को ब्राजील, बांग्लादेश, मेक्सिको और पाकिस्तान में निर्यात किया जा रहा था। ये निर्यात कई सालों से अवैध रूप से जारी था। अब चलते हैं 2016 से 3 साल 2013। रेनबेक्सी लैबोरेटरी, ये नाम कौन नहीं जानता। इस पर भी आरोप लगे थे कि मिलावटी दवाई का निर्माण और वितरण करने के। अमेरिकी न्याय विभाग के साथ इसका समझौता हुआ, करार हुआ, जिसमें $50 करोड़ का हर्जाना या जुर्माना देने के लिए ये कंपनी तैयार हुई। और कोरोना को हम कैसे भूल सकते हैं? रेमडेसिविर, ये दवाई हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसकी मांग बहुत बढ़ गई थी और इसकी मांग बढ़ने के कारण इसकी कालाबाजारी हुई और नकली दवाइयां भी बनी। इसीलिए इसकी नकली दवाइयों को अधिक दामों पर भारत में भी और विदेशों में भी निर्यात किया कि भैया आपदा में भी अवसर खोजा जा रहा है। क्या बात है, कमाल। भारत के अंदर 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अभी भी चल रहा है। हाँ, इसमें थोड़े बहुत बाद में बदलाव किए गए, लेकिन चल अभी भी यही रहा है, जिसके अंतर्गत की दवाइयों पर निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएसटीआर ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में जितनी भी कुल दवा उत्पादक हैं या उत्पाद हैं, उसमें से 20% नकली है। इतना ही नहीं, एक सरकारी आधिकारिक आंकड़ा है जिसके अनुसार साल 2007 से लेकर के 2020 तक सिर्फ 3 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से दवा के नमूने लिए गए। इन दवाओं के कुल नमूनों में से 7,500 से अधिक दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई, यानी कि क्वालिटी चेक में फेल हो गई। 2018 में सेंट्रल ड्रग स्टेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हमारे देश के बाजार में जितनी भी कुल जेनरिक दवाइयां हैं, उसमें से 4.5% घटिया है। इतना ही नहीं, हमारे भारत देश में 1200 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं। इसमें से सिर्फ 1/4 ही WHO के मानकों के अनुरूप कार्य करती है। तो ये तो था आज का एपिसोड। ये है हमारे दवा उद्योग या दवा कंपनियों की सच्चाई। देखिए, ये पूरी सच्चाई नहीं, क्योंकि सब बुरे नहीं। वो कहते हैं ना कि एक मछली की तालाब को गंदा करती है, तो हमें सिर्फ एक मछली को निकाल के बाहर फेंकना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये एपिसोड ठीक लगा हो तो फिर आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। आप इसे सिर्फ यूट्यूब पर देखिए मत, बल्कि गूगल और स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर सुनिए भी। वहां पर भी हमारे पॉडकास्ट का नाम द अनोखा शो है। पॉडकास्ट को फॉलो करिए और इस एपिसोड को शेयर करिए। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ किसी और दिन। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिनों को याद रखिए। अभी के लिए बाय बाय। WHO का ये भी कहना था, अबे मच्छर यार, हट, फिर से टेक 2। वहीं WHO का ये भी कहना था, यार मच्छर काट रहा है, टेक 2।